हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हैं? होप करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कंटिन्यूइंग पार्ट लेके आया हूं। जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में उसका मीनिंग के बाद डेफिनेशन को कवर करा था और वहां पर दो वर्ड्स की इंपॉर्टेंटली बात करी थी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। मैं उसी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को कंटिन्यू करूंगा, पर मीनिंग और डेफिनेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था और क्या डिफरेंस था, मैं थोड़ा सा उसको आपको एक रिवीजन करवाना चाहता हूं, रिकैप करना चाहता हूं। उसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डेफिनेशन के अंदर हमने हेरोल्ड कूंट्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन। किससे? थ्रू अदर्स। वहां पर हमने अदर्स को सबॉर्डिनेट कहा था। कौन काम कराता है? किससे कराता है? सुपीरियर कराता है। किससे कराता है? सबॉर्डिनेट से काम कराता है। तो कैसे कराना है वो काम? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो ये हमने मीनिंग के अंदर पढ़ा था और मीनिंग के अंदर हमने 5 फंक्शंस को भी पढ़ा था। तो आप लोग सब मेरे साथ रिवाइज करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था 5 फंक्शन। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो ये हमने मीनिंग के अंदर पढ़ा था कि कोई भी चीज है इन 5 फंक्शन के बगैर मैनेजमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो 5 फंक्शन ही अगर सम अप कर दिए जाएं तो मैनेजमेंट बन जाते हैं। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, राइट? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। इफेक्टिवनेस टी, इफेक्टिव मतलब यहां पर इफेक्टिव टी की बात हो रही है, तो यहां टी से हम लोग टाइम को एक रिलेट कर लेंगे समझने के लिए। यहां इफेक्टिव टी से हम किसको रिलेट कर लेंगे? टाइम से। दैट इज कि हमें ना टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि अगर ह्यूमन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है टाइम। जैसे अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपको वहां एग्जाम करने के लिए सिर्फ 3 आवर्स मिलते हैं, तो वो आप क्या करते हो? इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हो। अपने टोटल एग्जाम के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको डिवाइड कर लेते हो कि मुझे ये क्वेश्चन इतने टाइम के अंदर करना है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट वो भी एक मैनेजमेंट ही है। उसी प्रकार से एक फैक्ट्री के अंदर भी मैनेजमेंट ही चलती है कि लेबर 8 आवर्स वर्क करेगी तो 8 आवर्स में उसको कितना काम कर कर देना है। तो हम लोग वही बात करेंगे कि मैनेजमेंट कहीं भी कर रहे हो, इट रेफर्स टू, दैट इज की इफेक्टिवनेस मतलब यहां टाइम की बात करेंगे, रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। यहां पर अंडरलाइन किसको करेंगे? ऑन टाइम। कंप्लीट करना अपनी जॉब को। कब? कैसे? ऑन टाइम। कहते यहां पर किस चीज से कोई मैटर नहीं है, मतलब किस चीज से आपको मतलब नहीं है? यहां पर आपको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपको किस चीज पर ध्यान देकर चलना है? कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, नो मैटर वट एवर दी कॉस्ट। पर अगर एफिशिएंसी के अंदर आते हैं, यहां हम एफिशिएंसी समझने के लिए इसको सी को किससे रिलेट कर देते हैं? कॉस्ट से। रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब। यहां भी क्या कर रहे थे? कंप्लीटिंग द जॉब। यहां भी क्या कर रहे हो? कंप्लीटिंग द जॉब। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आप क्या पूरा करने की कोशिश करते हो? अपना जो भी एग्जाम आपका है, वो पेपर जो आपको दिया गया क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व पूरा करने की कोशिश करते हो। तो यहां पर कंप्लीटिंग द जॉब, यहां बात किस कंसिडरेशन पे हो रही है? टाइम पे। और यहां पर बात किस चीज की हो रही है? इन दी कॉस्ट, इन दी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब कॉस्ट को कम लगाना। यहां क्या बोला था? टाइम को वेस्ट ना करना। और टाइम वेस्ट नहीं होगा तो टाइम भी क्या लगेगा? लेस लगेगा।
और वहां पर किसकी बात हो रही है? वहां पर बात हो रही है कि कॉस्ट को कम लगाना। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर फॉर द यूज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब कॉस्ट किस चीज के ऊपर होती है? एक्सपेंडिचर ऑन रिसोर्सेस। कॉस्ट किस चीज को कहते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन रिसोर्सेस। तो कॉस्ट किस चीज के ऊपर खर्च हो रही है? रिसोर्सेस के ऊपर। और रिसोर्स कितने होते हैं? रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं मेनली। एक फिजिकल रिसोर्सेस, एक ह्यूमन रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्स के अंदर तीन तरीके के रिसोर्स आते हैं: मशीन, मटेरियल जिसको आप रॉ मटेरियल भी कहते हैं, और मनी। और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एक ही रिसोर्स आएगा आपका मैन। अब आपने पढ़ा कि आपको ये एक्सपेंडिचर किस पे करने हैं? रिसोर्सेस पे। और रिसोर्सेस फिजिकल रिसोर्सेस के अंदर तीन है और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एक रिसोर्स है। तो कॉस्ट को कम से कम खर्चना मतलब अपने मनी को सेव करना, वेस्टेज ना करना, उसका मैक्सिमम यूज करना, ऑप्टिमम यूज करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, मतलब यहां पर उसकी बिल्कुल वेस्टेज ना करनी। अब कैसे कर पाओगे? जब आप मशीन को जितने समय ऑपरेट कर रहे हो उतने समय ही चलाओगे और मशीन से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे। मान लो एक मशीन एक दिन में 1000 यूनिट बनाकर आपको देती है और एक ही बार आप उसको ऑन करते हैं, 1000 यूनिट्स बनाते हैं और फिर आप उसको ऑफ करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपकी कोशिश ये रहेगी कि ये मशीन एक दिन में 1000 यूनिट आपको मैक्सिममली बनाकर दे। इसी तरीके से मटेरियल है। मटेरियल की वेस्टेज भी आपको कम से कम करनी है। तो कोई भी रॉ मटेरियल हो, कोशिश ये करनी है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन इस पेन की प्रोडक्शन करता है, तो इसमें जो भी प्लास्टिक लग रहा है वो उस प्लास्टिक से बची हुई उसकी कटिंग्स जो बची हैं उनको वो वापस लिक्विड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक में कवर कर वापस कन्वर्ट कर एक और पेन बना सकता है। मतलब उसका जो वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक था वो वेस्ट प्लास्टिक को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर दूसरे पेन को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो यहां पर हमें मटेरियल को भी सेव कर चलना है और मनी को भी वेस्टफुल एक्टिविटी में बिल्कुल खर्चना नहीं है। इसी तरीके से ह्यूमन से भी मैक्सिमम काम कराकर चलना है। नॉर्मली ह्यूमन को हम लेबर कहते हैं, ठीक है, जो अराउंड 8 आवर्स वर्क कर हमें देती है। ह्यूमन एज अ लेबर 8 आवर्स वर्क कर देती है। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि ये 8 आवर्स में मैक्सिमम आउटपुट आपको, मैक्स आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर दे। यहां आउटपुट से मतलब क्या है? जो भी आपका फिनिश गुड या फाइनल गुड बनकर रेडी होता है। तो मैनेजमेंट का पर्पस यहां पर यही है कि एफिशिएंसी के साथ काम हो, कॉस्ट कम से कम लगे। और कॉस्ट कम से कम किन पे लगेगी? वैसे तो कॉस्ट लगती किन पे है? रिसोर्सेस पे। और रिसोर्सेस को एक एक कर देखेंगे कि हर रिसोर्स में किस तरीके से हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर कॉस्ट कम से कम कैसे लगा सकते हैं। और जब हम कॉस्ट कम से कम लगाने की बात करते हैं तो हमें टाइम सेविंग कर चलना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हम टाइम की बात कर रहे थे तो हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं था। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें किसकी बात कर चलनी पड़ती है? टाइम की। क्योंकि टाइम अगर हम सेव करेंगे तो ही हमारे खर्चे भी कंट्रोल में आएंगे। जैसे मान लो एक लेबरर से अगर हम उसके टाइम का मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करवा लेंगे तो हमें हो सकता है वही लेबर अगर 10 आवर्स में वो काम कर देती और वही काम वो लेबर कितने आवर्स में कर दे रही है? 8 आवर्स में कर दे रही है। तो 2 आवर्स का
जो वर्क, एक्स्ट्रा वर्क हमने 8 आवर्स के अंदर ही उस लेबर से करवा लिया, इससे हम टाइम सेव कर पाएंगे, जिससे हमारा मैक्सिमम लेबर से आउटपुट प्रोडक्शन जो है अर्निंग्स में प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो जितनी कम कॉस्ट होगी उतने प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और हो सकता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी मार्केट में कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कम आएगा तो हम उसका सेलिंग प्राइस भी कम सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका, इफेक्टिवनेस का। देखो दोनों ना बोलते हुए ना बहुत ध्यान से बोलना, क्योंकि बोलते हुए ना हम लोग क्या एफिशिएंसी बोल रहे हैं, इफेक्टिवनेस बोल रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो पाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे। इफेक्टिवनेस का मतलब मैंने कहा रिलेट कर लो टाइम से। तो यहां ऑब्जेक्टिव क्या है कि अचीव करना अपने एंड रिजल्ट को। एंड रिजल्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन किसी भी वर्क को करना तभी शुरू करता है जब उसका कोई मोटिव होता है कि मुझे ये चीज को अचीव करना है। जैसे आज आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोटिव है ना कि आपको बोर्ड एग्जाम्स बढ़िया से देने, अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे एक पर्पस जरूर होता है। तो किसी भी चीज को अचीव तभी करेंगे जब पर्पस होगा। तो टू अचीव द एंड रिजल्ट ऑन, यहां पर्पस क्या आ गया, टाइम। और यहां पर बात क्या है कि कोई भी चीज को आप कंडक्ट कर रहे हो पर आप किसका बेनिफिट लेकर चलोगे, कॉस्ट का। बेनिफिट का मतलब कॉस्ट को कम से कम खर्च कर चलना, एक्सपेंडिचर्स को कम से कम करना पड़े। मैंने ये नहीं बोला कि एक्सपेंडिचर कम से कम करने के चक्कर में आप एक्सपेंडिचर करना बंद कर दो, नहीं, करो, एक्सपेंडिचर तो करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज तो आपको परचेज करने पड़ेंगे, पर आप इस तरीके से एक्सपेंडिचर करो कि आपको वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो और आपका वो पॉइंट, वो वेस्टेज किस में कन्वर्ट हो जाए, बेनिफिट में। अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने कि पेन का जो बचा हुआ प्लास्टिक है उससे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर कर वापस एक पेन बनाकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर, किसी भी चीज को बनाते हुए आपको पता ही है कि वेस्टेज बच जाती है। तो उस वेस्टेज को हम दूसरा प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि वो जो वेस्टेज बची है उसको हम जो है स्क्रैप कर दें, स्क्रैप का मतलब उसको कहीं फेंक दें, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि ये एनालाइज कर कर चलना है। एनालाइज का मतलब यहाँ पर यह है कि एक डीप स्टडी कर कर चलनी है, एक डिटेल स्टडी कर कर चलनी है कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। अब आ जाता है मेन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब यहां कि मेन आपको कंसिडर किसको करना है, मेन चीज, मेन आपका फैक्टर क्या है। मेन फैक्टर यहां पर क्या है, इतनी देर से आप पढ़ रहे हो, ऊपर में 2 पॉइंट में भी आपने पढ़ा कि हम मेन फैक्टर है कि आप टाइम को क्या करो, सेव करो। और यहां पर आप कॉस्ट को क्या करो, वेस्टेज बिल्कुल भी ना करो, कॉस्ट को क्या करो, कम से कम लगाओ। तो उससे भी आपकी क्या होगी, सेविंग होगी, उससे भी क्या होंगी, आपकी सेविंग्स होंगी। तो इससे आपको टाइम का बेनिफिट मिलेगा और इससे आपको कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो कंक्लूड अगर करें तो मीनिंग में ये बोला कि काम को करना है, टाइम का वेस्टेज कम से कम कर कर, यहां पर आपका कॉस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। और यहां पर आप टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपकी कॉस्ट कम से कम खर्च होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने एक चार्ट बनाया था, क्लियर, वो चार्ट भी अभी डिस्प्ले में आ जाएगा आपकी। तो वो चार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम मीनिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मैंने बताया था आपको हम मीनिंग पढ़ेंगे, फिर मैंने आपको बताया था कि हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस डिस्टिंग्विश करेंगे उसका, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फीचर। तो अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला फीचर जो हम पढ़ने जाएंगे वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब यहां पर हमारा गोल से मतलब क्या है, गोल का मतलब किसी भी काम को करने के पीछे का कारण, एंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, कि क्यों हम किसी काम को कर रहे हैं। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब जिस भी काम को हम करते हैं
उसके अंदर कुछ ना कुछ गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब उसका कोई पर्पस जरूर होता है, मतलब उस काम के करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। जैसे एक स्कूल आपको क्या दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक क्या होता है, गोल होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन दो पर्पस से चलती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो स्पेसिफिक गोल हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे एक स्कूल एजुकेशन दे रहा है, एक कंपनी का मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है। क्लियर? जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एग्जांपल क्या लिया, जैसे स्कूल का गोल क्या है, एजुकेशन, और कंपनी का क्या है, प्रॉफिट। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों, स्कूल और कंपनी, तो गोल भी क्या है, डिफरेंट है। अब स्कूल भी अपना गोल अचीव करना चाहता है और कंपनी भी अपना गोल अचीव करना चाहती है। तो गोल कैसे अचीव होगा? गोल अचीव करने के लिए, अचीव का मतलब यहां रियलाइज भी होता है, मतलब कि इजीली रियलाइज करना है। अगर किनको, गोल्स को इजीली अचीव करना है। रियलाइज का मतलब क्या लिख दिया मैंने, इजीली गोल को क्या करना है आपने, अचीव करना है। तो वो कब कर पाओगे, जब आप अपनी यहां की जो एम्प्लॉयज हैं उनको फॉस्टर करोगे, उनको पुश करोगे, उनको एनकरेज करोगे। यहां क्या है, फॉस्टर का मतलब क्या करोगे, एनकरेज करोगे उनको। ठीक है? क्यों, कैसे एनकरेज होगा एक एम्प्लॉय, जब उसके नीड्स पूरी होंगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को के ऊपर क्या करेगा, फुलफिल करेगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट कब कमा पाएगी, जब एम्प्लॉय अपना आउटपुट प्रोड्यूस आपको कर देगा। जो काम उसका है वो काम एम्प्लॉय काम करेगा, तभी तो कंपनी का गोल अचीव होगा। तो ये कब हो पाएगा, जब वो फॉस्टर करे, एनकरेज करेगी कि उनके बीच में क्या आ जाए, यूनाइटेडनेस। मतलब वो मिलजुल कर ऑर्गेनाइजेशन के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूनाइटेड होकर, इकट्ठे होकर, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे एम्प्लॉय को इकट्ठे कर उनको एफर्ट्स लगाएंगे। वो सारे एम्प्लॉय एफर्ट लगाएंगे। कौन से एम्प्लॉय, डिफरेंट एम्प्लॉय, बड़े सारे एम्प्लॉय एफर्ट लगाएंगे और गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। क्योंकि एक मैनेजमेंट अगर जहां भी होती है तो कोई सिंगल पर्सन मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट के ऊपर मैं हाईलाइट करवा रहा हूं कि मैनेजमेंट इज द ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट इज द ग्रुप एफर्ट, कोई सिंगल पर्सन का एफर्ट नहीं है। कोई सिंगल पर्सन मैनेजमेंट कर नहीं सकता। मैनेजमेंट कोई सिंगल पर्सन एक्टिविटी नहीं है। यहां पर क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए ग्रुप, चाहिए ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। यहां पर्सन नहीं चाहिए, पर्सन्स चाहिए, बड़े सारे लोग चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पीपल से मिलकर बनी है। पीपल एक अपने आप में प्लूरल वर्ड है, मतलब बड़े सारे लोग। ये ऑर्गेनाइजेशन पीपल से मिलकर बनी है। ये कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। यहां इंडिविजुअल से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां इंडिविजुअल से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात होती है। तो हमें क्या करना है, अपने बड़े सारे जो एम्प्लॉइज हैं, आपको बताया ग्रुप एफर्ट होता है। तो ग्रुप एफर्ट जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को एनकरेज कर यूनाइटेड यूनाइटेड का मतलब साथ मिलाकर, सबको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ। यूनाइटेडनेस का मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, कि जो ऑब्जेक्टिव सेट करा है वो कॉमन हो सबके मन में। यूनाइटेडनेस मतलब एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। कॉमन गोल मतलब सबका सेम गोल, एक पर्पस। तो इसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एक स्पेसिफिक गोल एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं।
जैसे स्कूल का एजुकेशन, कंपनी का प्रॉफिट, तो ये इजीली रियलाइज तभी होंगे जब मैनेजमेंट के अंदर जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वो यूनाइटेड हो जाए और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ेंगे यहां पर सेकंड फीचर। तो फर्स्ट फीचर आपका कवर कर दिया हमने, अब आ जाएंगे हम सेकंड वाले फीचर पे। तो सेकंड फीचर क्या है जी? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ऑल परवेसिव से आपका मतलब क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल। अब नॉर्मली तो यूनिवर्स आप पूरी की पूरी दुनिया को समझते हैं, तो मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट यूएस के अंदर हो, जापान के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, बट द वे ऑफ डूइंग हर देश में हो सकता है कि डिफरेंट हो, क्योंकि हर किसी का कल्चर क्या है? डिफरेंट है। हो सकता है वे डिफरेंट हो, पर मैनेजमेंट हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैनेजमेंट हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। और मैं यहां पर सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज वाले प्रोस्पेक्टिव पे बात ना कर अगर मैं बात करूं डिफरेंट एक्टिविटीज की, तो वह एक्टिविटी बेशक रुपी से रिलेटेड हो, मतलब इकोनॉमिक हो, बेशक सोसाइटी से रिलेटेड हो, दैट इज की सोशल एक्टिविटी हो, सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो रही हो, या पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, सरकार की बात हो, गवर्नमेंट की बात हो, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट की बात हो कि गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे देश को रन करेगी, चलाएगी, किस तरीके से एक गवर्नमेंट काम करेगी। तो इकोनॉमिक हो, मनी से रिलेटेड हो, सोशल हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, हर किसी को मैनेजमेंट का सेम ही फॉर्म अपनाना पड़ेगा। 5 फंक्शन कर चलने पड़ेंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब मैं ये कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन बेशक डिफरेंट हो, कंट्री बेशक डिफरेंट हो, पर मैनेजमेंट हर जगह सेम ही अप्लाई होगी। आगे जाकर आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के, तो हेनरी फ्योल ने भी यही कहा है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अब हेनरी फ्योल इंडिया के तो थे नहीं, पर इंडिया भी उनके प्रिंसिपल्स को मानकर चलता है। 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल इंडिया भी पढ़कर चलता है। अब मैं परवेसिवनेस को क्या करूंगा? कंक्लूड करूंगा और बताऊंगा कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि बेशक एक्टिविटीज डिफरेंट हो या कंट्रीज डिफरेंट हो, सब जगह मैनेजमेंट अप्लाई होने का मैनर क्या है? लगभग सेम है। हो सकता है कि वे जो है वो कल्चर के हिसाब से डिफरेंट हो, इंडिया का कल्चर अलग है, जापान का अलग है, यूएस का अलग है, पर मैनेजमेंट का जो मोटिव, जो पर्पस मैनेजमेंट का है वो क्या रहने वाला है? सारी कंट्रीज में, सारी एक्टिविटीज में सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। मल्टी डायमेंशन का मतलब इसके अंदर 3 चीजों की मैनेजमेंट पॉसिबल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क से क्या मतलब है कि स्कूल एजुकेशन देता है तो मैनेजमेंट वहां पर भी अप्लाई होती है। हॉस्पिटल पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देता है, मैनेजमेंट वहां पर भी अप्लाई होती है। फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है, वहां पर भी मैनेजमेंट वर्क को करने में अप्लाई होती है। तो हर किसी का वर्क क्या अलग है। स्कूल का वर्क क्या है? एजुकेशन देना। हॉस्पिटल का पेशेंट को ट्रीट करना, ट्रीटमेंट देना उनको, राइट। फैक्ट्री का क्या है? प्रोडक्शन करना, कि आउटपुट बनेगा, प्रोडक्शन होगी तो ही प्रोडक्ट बिकेगा और तो ही प्रॉफिट क्या करेंगे? अर्न करेंगे। तो वर्क को जो है मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का इस्तेमाल हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब, यहां मल्टी का मतलब है मोर देन वन फंक्शन है इसके डायमेंशन के, दैट इज की वेरियस डायमेंशन है इसकी। पहली डायमेंशन वर्क, की अलग अलग वर्क को मैनेज करना भी मैनेजमेंट के अंदर पॉसिबल है। फिर पीपल को मैनेज करना, और मैंने बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर इंडिविजुअल कभी भी नहीं होगा, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे।
इसको समझाने से पहले मैं यहां बात करूंगा ग्रुप एक्टिविटी की, कि ग्रुप एक्टिविटी या मैनेजमेंट कोई सिंगल पर्सन इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। क्यों? वहां पर सेल भी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पर परचेज भी होती है, वहां पर पैसा लेकर आना है, फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा, वहां पर प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा। तो अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट हैं, तो क्या इंडिविजुअल वेरियस डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है? नहीं, इसलिए वहां पर ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए डायमेंशन पीपल को मैनेज करने में भी जाता है। यहां हम पीपल को मैनेज भी करेंगे, और ये कोई पीपल एक प्लूरल वर्ड है, कोई इंडिविजुअल से रिलेटेड वर्ड नहीं है, और डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट एम्प्लॉइज की डिफरेंट इंटरेस्ट होता है उनका। मतलब एक का इंटरेस्ट है कि मैं सेल डिपार्टमेंट में काम करूंगा, एक का इंटरेस्ट है कि मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम करूंगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेगा, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये ग्रुप है, और ग्रुप को मैनेज करके कैसे चलना है? उनके अंदर यूनाइटेडनेस लाकर। तो ये भी डायमेंशन किसका है? मैनेजमेंट का। तो ये जो पीपल वाला पॉइंट है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है ग्रुप एक्टिविटीज से, कि डिफरेंट एक्टिविटीज को करना। मैं ग्रुप एक्टिविटी आपको अभी ही साथ के साथ पढ़ा रहा हूं, इसको हम बाद में एक बार कंक्लूड कर लेंगे, पर आप समझकर चलें कि पीपल को मैनेज करना मतलब मोर देन वन पर्सन को मैनेज करना, और डिफरेंट पीपल की नीड्स और उनका इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग नीड और अलग अलग इंटरेस्ट जरूर होते हैं, पर आपने क्या पढ़ा था? कॉमन गोल्स। क्या पढ़ा था? कॉमन गोल्स। यूनाइटेडनेस रहकर कॉमन गोल्स को अचीव करना भी पर्पस है। तो आप देखिए, एक चीज आप पढ़ रहे थे तो आपको दूसरी चीज पर भी ध्यान देना पड़ा, और आपको तीसरी चीज पर भी ध्यान देना पड़ा। आपको इस वाले पॉइंट पे भी ध्यान देना है, आपको यहां भी देना है, और आपको वहां ध्यान भी देना है। मतलब अगर आप एक्टिविटीज बोलकर चलो, एक्टिविटीज डिफरेंट पीपल डिफरेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट है, पर गोल क्या है? यूनाइटेडनेस रहकर कॉमन गोल को अचीव करना। समझे? अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट ऑपरेशंस पे भी लगती है। ऑपरेशन का मतलब प्रोडक्शन का प्रोसेस, मतलब इनपुट को कन्वर्ट करना किस में? आउटपुट में। इनपुट का मतलब कोई भी रॉ मटेरियल को फिर कन्वर्ट किस में करना? आउटपुट। मतलब प्लास्टिक से इंक और रिफिल को मिलाकर क्या बन गया? पेन। तो इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल, और प्रोडक्शन होगी किसकी? फिनिश गुड, जिसके एग्जांपल आप ले सकते हो पेन। तो ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। तो सर वहां भी मैनेजमेंट लगती है। हां, रॉ मटेरियल का कैसे इस्तेमाल करना है, कौन रॉ मटेरियल परचेज करेगा, कौन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन होने के बाद इसकी पैकेजिंग होगी, ये सेल होगा, वो कौन करेगा? मार्केटिंग सेल डिपार्टमेंट। फिर उससे रिवेन्यू इकट्ठा होगा, उसको मैनेज कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। पहले दिन मनी किसने अरेंज किया? कैपिटल कौन अरेंज करके लाया? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो एक्टिविटीज अलग अलग हैं, वो हमने यहां पढ़ी कि वेरियस पीपल वेरियस एक्टिविटी करते हैं, उन पीपल को मैनेज कौन कर रहा है? वन ग्रुप बनाकर यूनाइटेडनेस रखकर ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजमेंट उनको मैनेज कर रही है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हमने पढ़ा क्या? कि प्रोडक्शन प्रोसेस को भी मैनेज करना, कि किस तरीके से एक इनपुट किस में कन्वर्ट होगा? आउटपुट में। यह भी किसका काम है? मैनेजमेंट का। इसीलिए तो कहा ना मल्टी, मतलब मोर देन वन एक्टिविटीज को मैनेज करती है। ये वर्क को भी मैनेज कर रही है, जो काम हो रहा है वहां जो काम कर रहा है पीपल, उसको भी मैनेज कर रही है, और ऑपरेशन को। पर ऑपरेशन बेटा दो चीजों का जोड़ है, इन दोनों को प्लस करो, क्या निकल के आएगा? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है? वर्क भी हो रहा है, और कौन लोग हैं? पीपल भी हैं। तो आपको एक बात आसानी से समझा देता हूं कि ये इंटरलिंक हैं,
मतलब इन दोनों को अगर मिलाओगे तो ऑपरेशन बन जाएगा, तो दोनों मिलाकर ऑपरेशन जो बनेगा प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो वो भी कौन करता है? मैनेजमेंट। क्लियर? समझ आया? तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब कंक्लूड करते हैं कि मोर देन वन एक्टिविटीज को मैनेज करना, दैट इज कि मोर देन वन को मैनेज करना, दैट इज वर्क को, पीपल को, ऑपरेशन को। क्लियर? वर्क क्या है? जो भी पर्सन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वर्क हैं, तो अलग अलग वर्क को मैनेज कर कर चल रहे हैं। अलग अलग पर्सन के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, पर मोटिव क्या है? यूनाइटेड होकर कॉमन गोल को अचीव करना, उसको भी, उन पीपल्स को भी मैनेज करना, किसका काम? मैनेजमेंट का। और ऑपरेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, वहाँ भी मैनेजमेंट के तरीके से ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सारा काम वहाँ पर भी होगा। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस से मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट क्या है तो ये पढ़ा आपने पहले भी डेफिनेशन और मीनिंग में कि सम ऑफ 5 फंक्शन है। अगर 5 फंक्शन को यूनाइटेडनेस के साथ लगाकर चलेंगे तो गोल अचीव होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब देखिए, आप 5 फंक्शन मेरे साथ बोले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग आईएनजी, ऑर्गेनाइजिंग आईएनजी, स्टाफिंग आईएनजी, डायरेक्टिंग आईएनजी, कंट्रोलिंग आईएनजी, आईएनजी सबके एंड में लगा। दैट इज प्रेजेंट में भी हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी लगता है। मतलब ये एक्टिविटीज प्रेजेंट में भी हो रही हैं और फ्यूचर में भी चलती रहेंगी। कंटिन्यूअस मतलब एक मैनेजर एक एक्टिविटी एक टाइम पे कर रहा है और दूसरा मैनेजर भी अपनी एक्टिविटी उसी टाइम कर रहा है। मतलब साइमल्टेनियसली वो अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। सर साइमल्टेनियसली का मतलब? साइमल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम। मान लो 2 क्लासेस हैं, एक टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा है। सेम ही टाइम पे 2 टीचर अपनी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं। तो ये साइमल्टेनियस एक्टिविटी हुई कि मैं अपनी क्लास में कर रहा हूं, वो अपनी क्लास में कर रहा है। ऐसे ही प्लानिंग वाला हमेशा प्लानिंग करता रहता है, ऑर्गेनाइजिंग वाला हमेशा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वाला हमेशा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वाला हमेशा डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वाला हमेशा कंट्रोलिंग। फिर जब इनका काम खत्म होता है ये दोबारा वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लानिंग वाला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वाला ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वाला स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वाला डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वाला कंट्रोलिंग। तो ये कंटिन्यूअसली लिखा जाता है और परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर एट ऑल दी टाइम। ये हमेशा सारे मैनेजर करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। ये कभी भी रुकने वाली एक्टिविटी नहीं है। समझ आया? तो कंटिन्यूअस मतलब ये नेवर एंडिंग है। मतलब नेवर एंड, मतलब कि ये कभी भी एंड नहीं होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि ये 5 फंक्शन है। 5 फंक्शन में एक मैनेजर एक काम कर रहा है, दूसरा मैनेजर दूसरा काम कर रहा है, पर एट दी सेम टाइम। हर मैनेजर हर समय अपना काम करता जा रहा है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब ये नहीं है कि अब 24 घंटे काम करता रहेगा। कंटिन्यूअसली का मतलब ये है कि एक मैनेजर अपनी जॉब के टाइम पे वो अपना ही काम प्रोसेस में कर रहा है और उसका काम नेवर एंडिंग वर्क है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर ये मैंने आपको बताया कि ग्रुप एक्टिविटी होती है, सिंगल पर्सन एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बड़े सारे डिपार्टमेंट है, सिंगल पर्सन सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर कर चल नहीं सकता। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो कम समझाया मैंने, इसको आपको इस वाले पॉइंट के साथ क्लियर करा है। क्लियर? तो ग्रुप एक्टिविटी हमेशा आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि मैनेजमेंट कोई भी सिंगल पर्सन अगर होगा तो आप मैनेजमेंट उसको कहेंगे नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर भी होता है जो मैनेज करता है समबडी। मैनेजमेंट के अंदर कौन है?
मैनेजर है जो मैनेज करेगा समबडी को। समबडी कौन था? सबऑर्डिनेट। मैनेजर कौन था? सुपीरियर। समबडी कौन था? सबऑर्डिनेट। बात क्लियर हुई? तो ये भी एक पर्सन है और समबडी बड़े सारे उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं। एक मैनेजर के अंदर बड़े सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, इसके अंदर भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, इसके अंदर भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, इसके अंदर भी सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो क्या एक पर्सन दिख रहा है आपको यहां? नहीं, ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब पीपल। पीपल का मतलब प्लूरल वर्ड है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आते हैं हम डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब अगर आप समझने के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट। मतलब ये एनवायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज करता है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की खासियत है कि ये एनवायरमेंट के साथ अपने आप को बदलती है। मान लो सोशल एनवायरमेंट है, आप वेलफेयर कर रहे हो सकता है कि आज आप जिस तरीके से वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप अलग तरीके से करो, और पास्ट में आपका वे ऑफ वर्किंग क्या था? डिफरेंट था मैनेजमेंट करने का। ऐसी इकोनॉमिक का मतलब मनी रिलेटेड एक्टिविटी हो सकता है। आप पहले पैसा एक्टिविटी करने का तरीका आपका अलग था। मान लो पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं और ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, यूट्यूब वीडियोस बना के डाल रहा हूं। तो कहने का मतलब मेरा मनी रिलेटेड एक्टिविटीज करने का तरीका बदल गया। जैसा डोमिनोज ने अपना चेंज करा क्या? मेन्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट। उन्होंने देखा कि यहां लोग वेजिटेरियन भी खा रहे हैं, वेजिटेरियन पूरे वर्ल्ड में भी खाया जाता है, पर यहां पर लोग स्पाइसेस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन्होंने वो स्पाइसेस डाल दिए। तो कहने का मतलब उन्होंने अपना मेन्यू चेंज किया कि उनकी अर्निंग्स क्या हो? इंक्रीज हो। फिर पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी, तो पॉलिटिकल पार्टी के बदलने के साथ साथ हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है? अलग है। गोल तो एक ही है कि सोशल वेलफेयर करना है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी बेनिफिट के लिए काम करना है। पर वो सब चीजें, अगर लॉ में कोई चेंज आया, मान लो जीएसटी आया, आप अभी पढ़ेंगे भी अपने 12th क्लास में, जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो लॉ के साथ क्या वैट ही लगाई जा रहे हैं? नहीं, अब क्या लगाते हैं? जीएसटी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करने का जो तरीका है, जो मैनेजर मैनेजमेंट कर रहा है, हर मैनेजर को समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसा डोमिनोज ने अपना मेन्यू इंडियन मार्केट के हिसाब से बदल दिया, और समय के हिसाब से भी डोमिनोज अपने मेन्यू को बदलता रहता है। अब मेरा वे ऑफ पढ़ाने का तरीका जो है वो समय के साथ क्या है, और मैं और चीजें लेके आऊंगा, और चीजें ऐड ऑन करूंगा, तो क्या है कि समय की मांग के साथ बदल रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले वर्चुअल क्लासेस नहीं होती थी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, आज ऑनलाइन क्लासेस है। समय की रिक्वायरमेंट है, हमें उसके साथ बदलना पड़ता है। तो डायनामिक का मतलब चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट। अब लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब यहां पर हम अब समझ कर चलेंगे कि इंटेंजिबल का मतलब कि कोई भी गोल अगर क्या होता है, अचीव होता है, तो एम्प्लॉय की जो हैप्पीनेस है, उस हैप्पीनेस को वो मतलब हंसेगा तो देख तो सकता है, पर वो फील ज्यादा कर सकता है उसको। ओनली द प्रेजेंस कैन फेल्ट। मतलब अगर आपने गोल अचीव करा है तो आप उसकी मैनेजमेंट कर आप चले हो। क्या आप मैनेजमेंट को हाथ लगा सकते हो? नहीं। उसकी प्रेजेंस को आप फेल्ट कर चल सकते हो कि ये काम मैंने करा, इतने अच्छे से करा, क्लियर, और मेरा गोल क्या हो गया जी? अचीव हो गया। तो यहां पर आपको ये बताकर चलना है कि आप इसकी प्रेजेंस को फेल्ट कर सकते हैं, ना तो आप इसको सीन कर सकते हैं और ना आप इसको टच कर सकते हैं। मतलब यहां आपका गोल अचीव हुआ तो आप उसकी प्रेजेंस को फेल्ट कर रहे हैं कि हां मैंने गोल अचीव करा, तो आप हैप्पी हो गए, क्लियर, और आपको अच्छा लग रहा है कि आप आगे से और अपने गोल्स को और अच्छे से अचीव करोगे। तो इंटेंजिबल का मतलब आप इसको टच या सीन कर नहीं सकते, इसको आप फिल्ट कर सकते हो
और एनकरेज कर सकते हो अपने आप को भी एज अ मैनेजर, सुपीरियर, और अपने सबऑर्डिनेट्स को भी आप मोटिवेट कर सकते हो कि वो आगे से और गोल को अचीव करें। तो ये थे हमारे एक सबसे पहला मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यहां गोल को अचीव करने की बात करी। फिर हमने सेकंड पढ़ा यूनिवर्सल एप्लीकेबल, बेशक किसी कंट्री में हो, बेशक कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ऑल परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होती है। कंक्लूड कर रहा हूं मैं सबको, और मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, बेशक मैनेज वर्क को करना हो, बेशक मैनेज पीपल को करना हो, बेशक मैनेज ऑपरेशन को करना हो, हर जगह ये अप्लाई होता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके अंदर के फंक्शन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। एक मैनेजर एक काम कर रहा है, दूसरा मैनेजर दूसरा काम कर रहा है साइमल्टेनियसली। फिर हमने पढ़ा ये ग्रुप एक्टिविटी है, बड़े सारे मैनेजर हैं, बड़े सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। देखो, एक मैनेजर, दो मैनेजर, तीन मैनेजर, चार मैनेजर, और इनका हेड कौन? जर्नल मैनेजर। जर्नल मैनेजर मतलब जो सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। तो ये कोई सिंगल पर्सन एक्टिविटी नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक है, मतलब समय के साथ मैनेजमेंट करने का तरीका मैनेजर को भी बदलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर समय के साथ वेरियस चेंजेस आते हैं, तो मैनेजर को उन चेंजेस के हिसाब से मैनेजमेंट करने का तरीका बदलना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या है जी? एक इंटेंजिबल फोर्स है, जिसकी प्रेजेंस आप फेल्ट कर सकते हैं कि आपने गोल अचीव किया, आप मोटिवेट हो सकते हैं, आप एनकरेज्ड हो सकते हैं, पर आप उसको टच या सीन नहीं कर सकते। एक गोल अचीव करा और एम्प्लॉय हैप्पी हो गए, मोटिवेट हो गए, एनकरेज हो गए, उनको उससे प्रॉफिट हुआ, क्लियर, पर मैनेजमेंट जो कर चले उसको वो टच या सीन नहीं कर सकते, सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा 2 टॉपिक का कवरेज, जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर करा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डिफरेंस और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग 2 टॉपिक्स कर ही चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन को ढंग से समझना है कि अगर किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन अच्छे से हो जाए तो वो आगे जाकर उसके जो भी यूनिट्स हमने पढ़ने हैं वो आसानी से आपको समझ आएंगे। इनसे रिलेटेड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का गिवन है, आप क्लिक कर टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर आप ये नोट्स वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो आपको चार्ट पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, वो चार्ट का रिमेनिंग पार्ट अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। क्या क्या लेके आऊंगा अगली वीडियो में? ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स, क्लियर, 3 टाइप्स होते हैं, वो पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंस, और लास्ट में हम पूरी 3 वीडियो का मतलब पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और जो 3rd वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट की है उसको कंक्लूड करेंगे, उसकी समरी कंक्लूड करेंगे, और तीनों वीडियो से आप इजीली इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट को समझ सकेंगे। क्लियर? बाय।